Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is kidney and urinary tract disease. मेजर इसमें हमने AKI इसकी मैनेजमेंट, CKD उसकी मैनेजमेंट करनी है. हाइपरक्लीमिया तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर की मैनेजमेंट में हम लोगों ने इसकी कर ली थी. अब किडनी डिजीज़ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वंस अगेन CKD की स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs एंड वाइवा. तो CKD की स्टेजेस पर होती हैं 5 और 5 को किस तरह डिवाइड किया उन्होंने GFR की बेसिस पे डिवाइड किया. अगर GFR नॉर्मल है, मोर देन 90 है, सॉरी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कम है लेकिन मोर देन 90 है, तो स्टेज 1 उसे माइल्ड CKD कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक. और स्टेज 2 भी, स्टेज 2 इज़ लाइक GFR फ्रॉम 60 to 90 या 89, वो भी माइल्ड स्टेट में है, वो भी एसिम्प्टोमेटिक होगी. सारे सिम्टम शुरू होते हैं स्टेज 3B से. स्टेज 3A भी इज़ लाइक एसिम्प्टोमेटिक. स्टेज 3B और स्टेज 3A में क्या होता है, क्या डिफरेंस है? बेसिकली जैसे आपने देखा स्टेज 1 इज़ GFR ग्रेटर देन 90, स्टेज 2 इज़ GFR ग्रेटर देन लाइक 60 to 89. अब ये है 30 to 60 के दरमियान. अब 30 to 60 के दरमियान इस तरह डिवाइड हुआ है कि 45 to 59 3A है और GFR 30 to 44 3B है. जितने भी GFR हम लिखते हैं ना मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर में लिखते हैं जो स्टेज है ना स्टेज 3B जिसमें GFR इज़ लेस देन लाइक मोर देन 30 to 44, इसमें एनीमिया होता है. It is symptomatic. Stage 4 is GFR less than 30 and stage 5 is GFR less than 15. और अगर GFR less than 10 हो तो that patient is potential candidate for dialysis. स्टेज 4 को सीवियर CKD कहते हैं, स्टेज 5 को किडनी फेलियर कहते हैं. अब हम बताते हैं एक्यूट किडनी इंजरी में कि एक्यूट किडनी इंजरी की लाइक क्या कॉजेज़ हैं और क्या है. उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं. हाँ, नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में उसने लिखा हुआ है. बट इस नेफ्रेटिक सिंड्रोम की नेफ्रेटिक के क्या फीचर्स हैं? कास्ट सेल्स, RBCs होंगे, हीमाचूरिया, एडीमा, हाइपरटेंशन एंड ओलिगोयूरिया. जबकि नेफ्रोटिक में क्या होगा, हीमाचूरिया नहीं होने वाला. देयर इज़ ओवर्ट प्रोटीन यूरिया, इतना ज़्यादा कि 24 आवर्स में मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स. यूरिन में भी फ्रॉथी. और हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया लेस देन 30 ग्राम पर लीटर. अब चूँकि सारा का सारा प्रोटीन या एल्ब्यूमिन जा ही यूरिन के थ्रू रहा है तो बॉडी में कम रहेगी, इसलिए हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया. एडीमा, जनरलाइज्ड टेंशन, एनस्करा, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन हो सकती है दैट लीड्स टू हाइपोटेंशन. इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकती है दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन, लेकिन मोस्टली हाइपोटेंशन वाली स्टेट है. अब हम आ जाते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के ऊपर. एक्यूट किडनी इंजरी इज़ रिवर्सिबल एंड एक्यूट फेलियर ऑफ द किडनीज टू फंक्शन. जैसे मैंने बताया रिवर्सिबल है, एक्यूट रीनल फेलियर है एंड देयर इज़ रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम. अब हम रिडक्शन ऑफ यूरिन वॉल्यूम को किस तरह करते हैं क्लासीफाई? उसकी क्या है कि अगर नॉर्मली हम देयर इज़ मोर देन 400 मिलीलीटर पर डे यूरिन प्रोडक्शन, दैट इज़ नॉन ओलिगोयूरिक और नॉर्मल कंसिडर की जाती है. ओलिगोयूरिया क्या होगा व्हेन देयर यूरिन प्रोडक्शन पर डे इज़ लेस देन 400 मिलीलीटर और एनयूरिया इज़ लेस देन 100 मिलीलीटर पर डे. लेस देन कुछ लोग 50 भी लेते हैं, 50 ज़्यादातर बुक्स में 100 ही लिखा हुआ, तो गो विद 100. और एक्यूट रीनल इंजरी की होती हैं 3 कॉजेज़: प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल. कोई भी किडनी की इंजरी अगर जो है विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 वीक्स जो है ठीक हो जाती है तो इट इज़ एक्यूट. बट इफ़ इट परसिस्ट मोर देन फॉर लाइक 3 मंथ्स तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बदल जाती है. मतलब वो एक्यूट नहीं रहते, फिर वो क्रॉनिक बन जाता है. प्री रीनल की क्या क्या कॉज हो सकते हैं? हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वैस्कुलर कल्जन. रीनल में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ड्रग्स एंड टॉक्सिन. इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ड्रग्स एंड टॉक्सिन. अगेन इंटरस्टिशियल को उड़ा दें या ट्यूब्यूल्स को उड़ा दें, इन्फेक्शन करवा दें. पोस्ट रीनल है वो सारी चीज़ें तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, लाइक रीनल कैल्कुला, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, बिनाइन प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट या हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट या सर्वाइकल कैंसर, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर वॉल्स, मेटल स्टेनोसिस हो जाए यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू बैक प्रेशर, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह. क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, इसका ना क्वेश्चन भी है UHS के पेपर में 2020 में कि पेशेंट जो है 72 ईयर्स ओल्ड वुमन हु हैज़ बीन वार्ड पास्ट 5 डेज नोटेड बाय द नर्सेज कि शी इज़ नॉट पासिंग मच यूरिन. शी वाज एडमिटेड, निमोनिया के साथ आई थी, देन शी डेवलप डायरिया एंड ब्लड टेस्ट शोज कि अब क्रेटिनिन भी ज़्यादा है, 1.5 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चला गया. डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट. ऑब्वियसली किसी और चीज़ की वजह से आई थी और अब जो है पिछले 10 दिनों में वो उसकी 10 दिन नहीं थे आई गेस, उसकी यूरिन आउटपुट सही है फॉर द पास्ट 5 डेज. तो एक्यूट किडनी इंजरी है. पेशेंट पेशेंट का एडीमा होगा और एनयूरिक या ओलिगोयूरिक स्टेट में होगी पेशेंट. हम RFTs, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेगुलरली नोट करेंगे.
और देखेंगे AKI के मतलब क्या फीचर्स हैं प्रॉपर कि विद इन 48 आवर्स इफ देयर इज एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन ओलिगुरिया है रिडक्शन इन द यूरिन आउटपुट और द पेशेंट हैज़ द नीड फॉर डायलिसिस और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज अबव 3, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। और एक्यूट किडनी इंजरी को हम किडगो या राइफल क्राइटेरिया के मुताबिक करते हैं क्लासीफाई, जो हम आगे पढ़ते हैं। प्री रीनल वही जैसे मैंने बताया सारी कॉजेज़, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकलीमिया होगा बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस में। और पर्टिकुलरली इन पेशेंट जो NSAIDs लेते हैं या फिर ACE इनहिबिटर्स लेते हैं तो उनमें पेरी रीनल AKI के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर रीनल AKI जिसमें इंटस्टिशियम उड़ जाता है या ट्यूब्यूल्स उड़ जाते हैं या ग्लोमेरुलाई सारे उड़ जाते हैं। पेशेंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दे प्रेजेंट विद हेमाचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया और देयर इज डिटोरेशन ऑफ द रीनल फंक्शन कंडीशनिंग एज ऑलवेज। ड्रग्स भी जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किडनीज पे जैसे लिथियम, ओमिप्राजोल, सिस्प्लाटिन, एम्फोटेरिसिन बी, वो नेफ्रोपैथी करा देते हैं। पोस्ट रीनल कंडीशन जो आप किडनी को अफेक्ट नहीं करी ना, किडनी से आने वाली ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करी ना, किडनी को अफेक्ट करी, मतलब किडनी से जो बाहर चीज़ें जा रही हैं ना पेल्विस से लेकर वहाँ से जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं जैसे बताया स्टोन, स्ट्रिक्चर्स, BPH, म्याटल स्टेनोसिस वगैरह, इट कैन लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ द पेशेंट। अब AKI के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, ये कुछ 12-13 इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी करानी। यूरियन क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा हुआ होगा, AKI में पोटेशियम ज़्यादा था। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों, कैल्शियम लो होगा फॉस्फेट हाई होगे तो इट वुड इंडिकेट CKD, ठीक। एल्ब्यूमिन दैट वुड बी लो, फुल ब्लड काउंट, क्लॉटिंग स्क्रीन, C रिएक्टिव प्रोटीन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन माइक्रोस्कोपी, रीनल अल्ट्रासाउंड, कल्चर, चेस्ट एक्सरे क्यों, क्योंकि पल्मोनरी एडीमा इन फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, किडनीज फेल हो तो एडीमा होता है, उसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। सीरोलॉजी के HIV हेपेटाइटिस का कोई तो नहीं है सीन। और HCG नहीं, ECG तो हर इस पेशेंट में होने हैं जिसका जो है 40 ईयर्स से अबव है उसकी एज और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज के साथ प्रेजेंट करता है। फिर ये फर्दर क्लिनिकल फीचर्स और उसकी इन्वेस्टिगेशन दी हुई है कि अगर ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन करानी है। दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट बट MCQ के लिए पढ़ सकते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट है ना वो ये है किडिगो और राइफल क्राइटेरिया AKI के लिए। किडिगो में 3 स्टेजेस उसने बताई हैं। एक स्टेज 1 है जिसमें क्रेटिनिन नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल क्रेटिनिन होती है लाइक 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, 0.2 से बजाय 0.5 ले लेते हैं। अगर तो सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज़ कर जाती है और इतनी इंक्रीज़ करती है लाइक मोर देन 1.5 से 1.9, मतलब 1.5 से 2 फोल्ड तक चली जाती है। और AKI में वैसे कहते हैं कि पर 24 आवर्स या पर 6 आवर्स अगर तो यूरिन जो है पेशेंट जो है एनयूरिया में गया हुआ है और इतना एनयूरिया का लाइक लेस देन 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर के हिसाब से उसका यूरिन है इन 6 आवर्स, लेस देन 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर, तो उसे हम स्टेज 1 किडिगो कहते हैं। एंड राइफल में उसे राइफल स्टैंड्स फॉर रिस्क इंजरी फेलियर लॉस एंड एंड स्टेज, राइफल की ये फुल फॉर्म है। तो राइफल क्राइटेरिया का पहला रिस्क में आ जाता है कि इट हैज़ अ रिस्क फॉर एक्यूट किडनी इंजरी। किडिगो की फुल फॉर्म क्या है, किडनी डिजीज़ इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम्स। स्टेज 2 में सीरम क्रेटिनिन पहले यहाँ से 1.5 से 2 तक गया था, ये 2 से 3 तक चला जाएगा, 2.9 फोल्ड इंक्रीज इन द सीरम क्रेटिनिन एंड प्रोडक्शन ऑफ लेस देन 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर फॉर 12 आवर्स। ये स्टेज 2 यहाँ की और राइफल की स्टेज 2 इंजरी है। तीसरी स्टेज यहाँ फेलियर, और यहाँ क्या होगा कि ये 3 तक गया ना, ये 3 से भी ऊपर चला जाएगा। सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज इन मोर देन 3 फोल्ड यूरिन प्रोडक्शन, और अब यूरिन प्रोडक्शन कितनी होगी, इट विल बी लेस देन 0.3 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर फॉर 24 आवर्स। यहाँ पर एब्सोल्यूट एन्यूरिया रहे 12 आवर्स के लिए तो हम उसे कहते हैं कि स्टेज 3 है। रिस्क इंजरी फेलियर, उसके साथ देयर विल बी लॉस व्हेन देयर इज परसिस्टेंट AKI फॉर लाइक मोर देन 4 वीक्स। और एंड स्टेज रीनल डिजीज व्हेन देयर इज नीड फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कौन कौन सी हैं, डायलिसिस है या ट्रांसप्लांटेशन है, तो 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं इसके AKI को, तो फिर क्रॉनिक में बदल जाती है और उसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। फिर ये एक्यूट किडनी इंजरी इन हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करती है, और कैटेगराइजेशन है UTI की ऑब्स्ट्रक्शन है पे प्रेजेंट करेगी, उससे जस्ट हिस्ट्री ऑफ लॉइन पेन। UTI में तो हिमेचुरिया लॉइन पेन रीनल क्वालिटी दैट रन्स पर ग्रॉइन से लेकर लॉइन से लेकर ग्रॉइन तक जाती है। और डिफरेंट कॉजेज, ड्रग्स एंड टॉक्सिन कैन आल्सो कॉज, ACE इनहिबिटर, NSAIDs, SLE, ANCA, SLE के लिए हम फिर ANCA इन्हें कराएंगे, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट ब्रेन, सारी सीरोलॉजी कराएंगे डिटेक्ट करने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई ड्रग्स ने इन्फेक्शन ट्रिगर कर दी हो, ड्रग इंड्यूस तो नहीं है, या एक्यूट इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस में भी ड्रग इंड्यूस, टॉक्सिन इंड्यूस। हाउ वुड यू मैनेज AKI? सबसे पहले तो पेशेंट एनयूरिया में गया हुआ है तो फ्लूइड दें, करेक्ट हाइपोवोलेमिया एंड ऑप्टिमाइज सिस्टमिक हीमोडायनामिक स्टेटस।
फिर पेशेंट हाइपरकलीमिया में है तो ग्लूकोज दें और साथ इंसुलिन दें टू करेक्ट हाइपरकलीमिया अगर पोटेशियम 6.5 से ज़्यादा है। फिर अगेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, पोटेशियम ज़्यादा तो अकेला पोटेशियम ज़्यादा नहीं होगा, उसने हाइड्रोजन को भी पकड़ा होगा, देयर विल बी एसिडोसिस। तो एसिडोसिस को करेक्ट करने में सोडियम बाइकार्ब सिर्फ तब देनी है जब बाइकार्ब इज़ लेस देन 10 या pH इज़ लेस देन 7। डिसकंटिन्यू जो भी पोटेंशियल नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करें, उनकी डोजेज को दोबारा रिकन्सिडर करें, थेराप्यूटिक ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू द लेवल के रीनल फंक्शन को डिस्टर्ब ना करें। यूरिन मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, यूरिन फ्लूइड इनपुट और यूरिन आउटपुट को मैनेज करना और एडिशनल 500 मिलीलीटर फ्लूइड देना है जो इनसेंसिबल वाटर लॉस हुआ उस पेशेंट को, ताकि वो यूवोलिमिक हो जाए। बॉडी वेट मेजर करें हर दिन, दैट वुड एक्ट एज अ गाइड टू फ्लूइड टू it will act as a guide ताकि act as our like parameter to guide us to fluid requirements. Sorry I'm being so dyslexic again. इंश्योर कि एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट जारी है, खाना पीना उसका सही है, और उसके ऊपर जो ब्लीड को रोकने के लिए ताकि कोई अल्सरेशन नहीं हो तो ब्लीड आउट ना कर जाए। PPIs दें, स्क्रीन फॉर इंटरकरेंट इन्फेक्शन एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली इफ प्रेजेंट। जो भी इन्फेक्शन इसने AKI को ट्रिगर किया उसको तो सबसे पहले ट्रीट करें। फिर वही सारी चीज़ें तो मैनेजमेंट ऑफ AKI, फिर बाकी सारी चीज़ें वही है, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी, हाइपरकलीमिया एसिडोसिस को ट्रीट करें, कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन लाइक पल्मोनरी एडीमा, फ्यूरिसमाइड्स देख के ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे केसेस में बैड विंग अपीयरेंस, हार्ट जो है ट्यूब्यूल लाइक हो जाता है और बैड विंग अपीयरेंस हो प्रेजेंट करती है बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडीमा। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जिसमें बताया था लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट, उसको ट्रीट करें। डाइटरी मेजर्स इन्फेक्शन को मेडिकेशन दे के ट्रीट करें। और ये PPI ने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से देना है टू ट्रीट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो प्रिवेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इम्यूनोसप्रेशन, रीनल ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में या हीम फिल्ट्रेशन, हीम डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर डायलिसिस के टाइम या वो ट्रांसप्लांटेशन इज द वी कैन गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसकी स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगेन AKI का 2 to 3 मंथ से ज़्यादा रहता है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फिर GFR जो है इफ इट्स लेस देन 30, स्टेज 3 से ही अगर हम स्टार्ट करें, स्टेज 3, 4, 5, लेस देन 30 मोर देन 30 स्टेज 3, लेस देन 30 स्टेज 4, लेस देन 15 स्टेज 5। तो GFR इफ इट्स लेस देन 60 तो हम लोग कह देते हैं कि CKD 3, 4, 5 स्टेज स्टार्ट हो चुके हैं। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज? कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एल्पोर्ट सिंड्रोम, अर्थमेटिस कोई लेजन हो, रीनोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन की वजह से, ग्लोमेरुलर डिजीज़ में IgA नेफ्रोपैथी, इंटरस्टिशियल डिजीज़ में ड्रग इंड्यूस सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ SLE, वेस्कुलाइटिस, डायबिटीज़ कैन कॉज CKD। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज़ वेरी कॉमन। जनरल फीचर्स, पेशेंट जिसका GFR वुड बी बिलो 30 स्टेज 4 और 5, उसके हाउ वुड ही और शी मैनिफेस्ट? एक तो देयर विल बी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, देयर विल बी स्मॉल रेस्पिरेशन, पेशेंट बहुत ज़्यादा गैस्प करके ब्रीथ करेगा, एयर हंगर इसे कहते हैं, एंड देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर उसके डायलिसिस के लगे होंगे कैथेटर्स, पल्सिस पैराडॉक्सिस इन पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, जुगुलर विनस प्रेशर रेज्ड इन फ्लूइड ओवरलोड और पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, येलो कम्प्लेक्शन पेलर, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन नहीं प्रॉपर्ली सिक्रीट हो रही, तो ना सिर्फ एरिथ्रोपोइटिन, आगे हम कॉजेज लिखे हैं, कॉजेज पढ़ते हैं। एनीमिया हो रहा है बेसिकली पेशेंट को, डुअल ल्यूमन सेंट्रल वेनस कैथेटर फॉर डायलिसिस, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब उसे पेन होगी, इंट्रावेनस फिस्टुला फॉर डायलिसिस, एक्सेस अगेन डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांटेड किडनी, ये भी वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में आती है। ब्राउन लाइन पिगमेंटेशन नेल्स की होगी, ब्राउन लाइन पिगमेंटेशन नेल्स की कैसी होती है ये दिखाती हूँ, इसमें एक पिक्चर है, जैसे ये ब्राउन लाइन पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स। अच्छा, क्योंकि कैपिलरीज बहुत फ्रेजाइल हुई होंगी तो दे विल ब्रूज ईजीली, और कैपिलरी फ्रेजिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। एक्सकोरेशन ऑफ प्रोराइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस, रिड्यूस सेंसेशन, पैरेस्थीसिया और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, क्योंकि यूरिया की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, इट लीड्स टू रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ एनीमिया। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अक्सर पूछते हैं कॉज ऑफ एनीमिया क्या, 5 है। एक तो ये सबसे पहले हमें पता है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होनी, दूसरा ये कि यूरिया इतना ज़्यादा बड़ा ब्लड में यूरीमिया हुआ है, इट कॉजेज टॉक्सिक लाइक सप्रेशन, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ यूरीमिया ऑन मैरो प्रिकर्सर सेल्स, कॉजेज सप्रेशन ऑफ मैरो प्रिकर्सर सेल्स। फिर हिमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रेड सेल सर्वाइवल इज कम हो चुका है, इट्स रिड्यूस, और देयर इज ब्लड लॉस ड्यू टू कैपिलरी फ्रेजिलिटी एंड पुअर प्लेटल फंक्शन। और पर से जो पेशेंट है उसका इंटेक भी कम है, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइटरी आयरन भी कम है। तो दीज आर द 5 कॉजेज। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स में जैसे बाकी सारा बता दिया, इम्यून डिसफंक्शन होगा, हिमेटोलॉजिकल डिसफंक्शन, एनीमिया, एनीमिक है, प्लेटल फंक्शन डिस्टर्ब है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज, अगेन CKD में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में,
होगा पेशेंट और हाइपरक्लीमिया। देयर विल बी सॉल्ट वेस्टिंग डिजीज तो होगी। किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करी तो अल्डोस्टेरोन कैसे फंक्शन करके सोडियम को बचाएगा, सॉल्ट वेस्टिंग होगी। एंडोक्राइन डिसफंक्शन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन ये ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, बट देयर इज़ आल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस एपिटाइट, इंसुलिन की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिकल मसल फंक्शन में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अबनॉर्मलिटीज आई हुई हैं, स्पेशली यूरिया। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में डिसरिथमियाज वगैरह। मेटाबॉलिक बोन डिजीज अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था पैराथायराइड हार्मोन के इस चैप्टर में कि सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा नहीं होता, उसमें सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा सॉरी ये जान आ गई थी बीच में। अच्छा, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ में हाइपोपैराथायराइडिज्म का डिस्कस कर रही थी मैं, जिसमें हाइपोपैराथायराइड हार्मोन जो है वो एलिवेटेड होता है बाय बिकॉज सेकेंडरी कॉज की वजह से। सेकेंडरी कॉज का क्रॉनिक किडनी डिजीज़ लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। तो पैराथायराइड हार्मोन ऐसे सेंस करता है कि क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से विटामिन डी नहीं बन पा रहा और वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, देयर इज़ हाइपोकैल्सीमिया, तो पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है और सीरम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन जो यूरिनरी फॉस्फेट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज किडनीज आर अनएबल टू ट्रैश द फॉस्फेट आउट, तो फॉस्फेट एंड पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। इस सब सिनेरियो का मकसद सुनाने का ये है जो हम लोगों ने पैराथायराइड हार्मोन में पढ़ा है कि मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होती है क्योंकि विटामिन डी जो है वो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इसमें भी एक टेबल है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिन एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक कल्चर, रीनल अल्ट्रासाउंड, फुल ब्लड काउंट, हेपेटाइटिस, HIV की serology, ECG, स्पेशली इफ द पेशेंट इज़ मोर देन 40 ईयर्स और यहाँ पर हाइपरक्लेमिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। और इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो हम लोगों ने CKD में AKI में भी कराया था, CKD में कैल्शियम फॉस्फेट और पैराथायराइड हार्मोन प्लस 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, 125 हाइड्रोक्सी नहीं 25 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 125 हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो था किडनी के पास था तो वो नहीं होगा, तो विटामिन डी कैल्सिट्रायोल नहीं बनेगी। 25 की स्टेट को हम लोगों ने मेजर करना है और ब्लड ग्लूकोज भी, क्योंकि CKD आल्सो कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीनल बायोप्सी करके भी CKD का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इफ़ द किडनीज आर श्रिंकन एंड स्मॉल, जो कि मोस्टली अगर क्रॉनिक स्टेट में ऑब्वियसली हो ही जाती है, क्रॉनिक CKD में किडनीज आर स्मॉल, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाती है। हाउ वुड यू ट्रीटमेंट ये है कि इसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं ना उसको ट्रीट किया जाए। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी दीज लाइक और एंटी हाइपरटेंसिव और रिडक्शन इन प्रोटीन यूरिया, उसके लिए हम ACE इनहिबिटर्स और ARBs देते हैं। ठीक, जैसे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर द रेफरल ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट टू नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर किसी पेशेंट की एज जो है लेस देन 40 है या स्टेज 4 CKD है, लेस देन 30 GFR जा रहा है, रैपिड डिट्यूरेशन ऑफ द रीनल फंक्शन टेस्ट और प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशो या एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो इज़ राइजिंग अ लॉट, जैसे PCR इज़ मोर देन 100, जबकि प्रोटीन टू क्रेटिनिन इज़ लाइक 2:1, 2 ग्राम इज़ टू 1 ग्राम कर लें, और या ACR मोर देन 70 मिलीग्राम पर मिलीमोल, तो वो ज़्यादा जा रहा है इस स्टेट में, रेफर टू नेफ्रोलॉजिस्ट प्लस सिग्निफिकेंट हिमोचूरिया, ये भी खतरे की घंटी, रेड फ्लैग है। मैनेजमेंट क्या, अगेन आई टोल्ड यू, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, एंटी प्रोटीन यूरिया को कैसे बचाना है, ACE इनहिबिटर्स या ARBs देके। फिर डाइट्री एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, ये कि स्मोकिंग छोड़ें, कैफीन छोड़ें, वो छोड़ दें अल्कोहल, फॉस्फेट, प्रोटीन और पोटेशियम की जो डाइट जो फॉस्फेट, प्रोटीन और पोटेशियम जिसमें बहुत ज़्यादा वो भी कम ही कर दें, और बाकी चीज़ें की इंटेक बढ़ा दें। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स लाइक स्टैटिन्स, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट या हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिक पेशेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ऑब्वियसली आयरन देंगे, विटामिन B12, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड तो हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में बाइकार्बोनेट 22 तक लेकर आना है, ठीक है, और उसके लिए आपको अगर बाइकार्ब टेस्ट 10 से कम है तो फिर सोडियम बाइकार्ब भी एडमिनिस्टर करना है। रीनल बोन डिजीज़ में जैसे बताया गया तो विटामिन D के सप्लीमेंट्स दें, या फिर अब जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऐसे देखें कि एक ऐसी स्टेट आती है पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड पे, जब इतना ज़्यादा CKD पैराथायराइड हार्मोन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इतना ज़्यादा ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है कि वो ऑटोनॉमस स्टेट में चला जाता है। उस ऑटोनॉमी को हम टर्शियरी हाइपरपैराथायरिज्म कहते हैं। तो जब ग्लैंड टर्शियरी हाइपरपैराथायरिज्म स्टेट में चला जाए तो उसके लिए पैराथायराइडेक्टमी कर देनी चाहिए।
नहीं तो जो दूसरी स्टेट, एक तो है ये सारी मैनेजमेंट जो हम लोगों ने मेडिकली करनी है। सर्जरी में क्या है, या मेडिकली अगर मैनेजमेंट फेल कर जाती है तो हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ आते हैं। और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, हीम फिल्ट्रेशन है, जो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस? ऐसे किसी को तो नहीं डायलिसिस देते, हर किसी को थोड़ी ना देते हैं। तो व्हाट आर द इंडिकेशन कि इस बंदे को डायलिसिस देनी है? डायलिसिस उस बंदे को देनी है जिसमें यूरेमिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेरिकार्डाइटिस, एन्सेफेलोपैथी, सीजर्स, कोआगुलोपैथी, फ्लूइड ओवरलोड। इवन तो हम डायरेक्टिक दे रहे हैं बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, और जहाँ कैलेमिया होगा वहाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीरम क्रेटिनिन इज अबाउट मोर देन 10, या 6.8 से ज़्यादा, तो 10 तक लिख लें, 6.8 to 10 तक है। और जो सीरम यूरिया है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच चुका हुआ है। इसलिए 180 to 200 ग्राम भी कर सकते हैं, और इसको 6.8 to 10 भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, GFR इज़ लेस देन 10 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर इन CKD। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों ने डायलिसिस पे रखना है। हीमोडायलिसिस है जिसमें ब्लड जाता है फिल्ट्रेशन में, पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड आता है। ये हर हफ्ते 3 दफ़ा होता है फॉर 4 hours, एंड दिस टेक्स प्लेस 4 exchanges पर डे। तो इसकी अपनी इन्फेक्शन की कॉजेज़ हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस की अपनी हैं कि ब्लड की इन्फेक्शन होती है और पेशेंट के लिए अलग वो पेनफुल सिनेरियो, पेनफुल तो दोनों ही है। हीमोडायलिसिस में हम डायसालेट डालते हैं, हीम फिल्ट्रेशन में हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट डालते हैं। फिर दूसरा है पेरिटोनियल, तीसरा है सॉरी पेरिटोनियल डायलिसिस। और रीनल रिप्लेसमेंट का लास्ट बट नॉट द लिस्ट ट्रांसप्लांटेशन है, जो किडनी हम ट्रांसप्लांट करते हैं कहाँ पे, पेल्विस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, डोनर किडनी। हीमोडायलिसिस अगेन ब्लड जाएगा, ब्लड डायलिसिस मशीन में जाता है। इसके क्या नुकसान आते हैं? हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस, ब्लड एकदम बॉडी से निकल गया, इट कैन कॉज हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, हेमरेज, ब्लड लॉस एंड हाइपोटेंशन, एयर एम्बोलिज्म, सर्कुलेटरी कोलैप्स, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। डायलिजर हाइपरसेंसिटिविटी, एक्यूट सर्कुलेटरी कोलैप्स, एलर्जिक रिएक्शन टू एनी डायलिसिंग मेम्ब्रेन और स्टेरिलाइजेंट किसी भी एजेंट की वजह से, या बिटवीन ट्रीटमेंट तो कोई पल्मरी एडिमा हो गया क्योंकि कोआगुलेशन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा वो लेट्स सपोज वो कंसनट्रेट हो गए हैं, सिस्टमिक सेप्सिस हो गया, तो उसकी वजह से भी हीमोडायलिसिस को हमने स्टॉप करना है। इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हर एक का अपना है। हाइपोटेंशन है तो सलाइन इन्फ्यूज़ कर दें, कार्डियक अरिथमिया हो रहा है पोटेशियम चेक करें, इलेक्ट्रोलाइट चेक करें और उसको बैलेंस रखें। हेमरेज है तो स्टॉप डायलिसिस, एयर एम्बोलिज्म भी स्टॉप डायलिसिस, बाकी जितने भी सीरियस कंडीशन हो रहे हैं स्टॉप डायलिसिस, एक्सेप्ट पल्मरी एम्बोलिज्म है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट यूज़ करें और डायलिसिस करें। ब्लड कल्चर एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ दी सिस्टमिक सेप्सिस। इसके अलावा कौन कौन से पूछते हैं, हीमोफिल्ट्रेशन की टाइप्स क्या हैं? हीम फिल्ट्रेशन की टाइप्स, नंबर 1 कंटिन्यूस एट्रियोवीनस हीम फिल्ट्रेशन, कंटिन्यूस वीनस हीम फिल्ट्रेशन, कंटिन्यूस वीनस हीम डायफिल्ट्रेशन, कंटिन्यूस वीनस हीमोडायलिसिस। 1 2 3 4 ये 4 हैं। और फिर हीम फिल्ट्रेशन है, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है, फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन है। और ट्रांसप्लांटेशन किस किस को नहीं देनी? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर कोई कैंसर चल रहा है, मैलिग्नेंसी चल रही है, एक्टिव वेस्कुलाइटिस, एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ चल रही है, स्वीर दिल का मसला, हार्ट डिजीज़ या ऑक्लूसिव ऑटो इलियाक वेस्कुलर डिजीज़ चल रही है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन उन पेशेंट को है जिनकी उम्र बहुत छोटी है, लेस देन 1 या मोर देन 75 ईयर्स। हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ रिकरेंस इन ट्रांसप्लांटेड किडनी में भी हो सकती है। डिजीज़ ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन पेशेंट विद इम्पेयर्ड ब्लैडर या इलियल कॉन्डोइट में बी कंसिडर्ड। सिग्निफिकेंटली कॉमॉर्बिडिटी है तो उसको किडनी देने से क्या फ़ायदा? तो फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। प्रॉब्लम्स विद पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पेरिटोनाइटिस, कैथेटर साइट की इन्फेक्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेलियर, प्रॉपर्ली काम नहीं किया तो फ्लूइड ओवरलोड हो गया, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फेलियर और स्क्लेरोजिंग पेरिटोनाइटिस। स्क्लेरोजिंग पेरिटोनाइटिस में इंटरमिटेंट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या मैलन्यूट्रिशन वगैरह। तो स्क्लेरोजिंग पेरिटोनाइटिस को किस तरह ट्रीट करेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस को हीम डायलिसिस में मतलब वो स्विच कर देंगे। इस तरह पेरिटोनाइटिस है उसका कल्चर लेके उसके एंटीबायोटिक्स देंगे। कैथेटर साइट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेट अगर फेल कर गया तो रिप्लेस ग्लूकोज विद सिंथेटिक पोरली अब्जॉर्ब पॉलीमर्स फॉर सम एक्सचेंजेस। जो भी फिल्ट्रेट फेल कर गया ना अल्ट्रा फिल्ट्रेट, तो अब फिल्ट्रेट को चेंज कर दें। व्हाट इज़ द बेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर किडनीज़? लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट थेरेपी बेस्ट जो है ना वो रीनल ट्रांसप्लांट ही है फॉर एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ठीक, फिर रीनल वैस्कुलर डिजीज़ में आर्डिनल आर्टरी स्टेनोसिस आती है, दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ प्री रीनल AKI। इट प्रेजेंट्स एज हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाह।